हेलो स्टूडेंट। आज हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पीएच के बारे में पढ़ा, एसिड और बेस के बारे में पढ़ा। उसके साथ साथ हम लोग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है। तो बफर सॉल्यूशन एक बायोकेमिस्ट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाना चाहूँगी कि आप एक गाड़ी चला रहे हो और रोड्स की जो स्पीड्स ब्रेकर आता है, गाड़ी को शॉक एब्जॉर्प्शंस या फिर झटके को कम करने के लिए कुछ न कुछ उसमें लगा होता है लाइक दैट, तो जिससे हमारी राइड जो है वो स्मूथली चल पाती है। बिल्कुल इसी तरह बफर सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन की पीएच में आने वाले अचानक चेंजेस को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में हर टाइम, हर मिनट, हर एक सेकेंड एक बायोकेमिकल्स रिएक्शन एक स्पेसिफिक पीएच पर और एक सही तरीके से होती है। अगर ब्लड का पीएच किसी तरीके से चेंज हो जाए तो या ये एसिडिक हो जाए या फिर ये एल्कलाइन हो जाए तो एंजाइम्स अपना काम करना बंद कर सकती है, प्रोटीन डीनेचर्ड हो सकती है, सेल डैमेज हो सकते हैं। इसी वजह से बॉडी के नेचुरल बफर सिस्टम होते हैं जिससे हमारी बॉडी में लगभग इसको जो पीएच है उसको कांस्टेंट बनाए रखते हैं। लेबोरेटरी हो या फिर फार्मा इंडस्ट्रीज़ हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी में बफर सॉल्यूशन का बहुत अधिक यूज़ होता है। तो फर्स्टली वी टॉक अबाउट इन द डेफिनेशन ऑफ द बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो थोड़ी मात्रा में भी एसिड या फिर बेस को ऐड करने पे उसकी जो पीएच है वो चेंज हो सकती है। मतलब बफर इक्वल टू पीएच का गार्जियन या फिर गार्ड ऑफ द पीएच भी होता है। तो अगर बफर सॉल्यूशन की बात करें, बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो किसी भी हमारा ब्लड है या फिर कोई भी सॉल्यूशन है उसकी एसिडिटी, उसकी बेसिसिटी को मेंटेन करने का काम करता है। बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो अपने अंदर थोड़ी मात्रा में एसिड और थोड़ी मात्रा में बेस को ऐड करता है जो बहुत पीएच में बहुत कम बदलाव होने देता है। इसका मतलब बफर सॉल्यूशन पीएच को लगभग कांस्टेंट बनाए रखना, ये प्रॉपर्टी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अधिकांश एंजाइम सिर्फ एक स्पेसिफिक पीएच पे ही क्या करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ बफर सॉल्यूशन? बफर सॉल्यूशन आम तौर पे दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है। पहला कंपोनेंट एक वीक एसिड और दूसरा सॉल्ट मतलब कंजुगेटेड बेस होता है जिससे एसिडिक बफर बनाता है। सबसे कॉमन एग्जांपल एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट है। दूसरा टाइप वीक बेस और उसका साल्ट मतलब कंजुगेटेड एसिड है से मिलकर बना होता है जिसे बेसिक या फिर एल्कलाइन बफर कहा जाता है। इसका कुछ कॉमन एग्जांपल्स एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स और अमोनिया क्लोराइड्स हैं। अगर वीक एसिड और वीक बेस का पूरी तरह आयोनाइज ना होना ही बफर की बफरिंग एबिलिटी को मेंटेन करने का मेन रीजंस होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का उसके पीएच के आधार पे टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप इज़ द एसिडिक बफर एंड द सेकेंड इज़ द बेसिक बफर या फिर इसको हम एल्कलाइन बफर के भी नाम से जानते हैं। तो बफर सॉल्यूशन का उसके जब किसी एसिडिक बफर का पीएच हमेशा 7 से कम होता है और ये वीक एसिड और उसके
सॉल्ट से मिलकर बना होता है। ये एसिडिक मीडियम में पीएच को मेंटेन करता है। इसका एग्जाम्पल है एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट। वहीं पे जो बेसिक बफर या फिर एल्कलाइन बफर है उसका पीएच 7 से अधिक होता है और ये वीक बेस और उसके साल्ट से बना होता है। ये एल्कलाइन मीडियम में पीएच को स्टेबल्स रखता है और इसका कॉमन एग्जाम्पल्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड्स होता है। अब हम इसके मैकेनिज़म्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये काम करता है। देखो, बफर सॉल्यूशन का काम उसके दोनों कंपोनेंट से कोऑर्डिनेट एक्शंस पे डिपेंड करता है। जब किसी बफर सॉल्यूशन में थोड़ी मात्रा में एसिड ऐड किया जाता है तो बफर का कंजुगेटेड बेस उसके एक्स्ट्रा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वीक एसिड में बदल देता है। इसी वजह से फ्री हाइड्रोजन आयन की मात्रा नहीं बदलती है और पीएच में बहुत कम चेंजेस हो पाते हैं। इसी तरह जब बेस मतलब हाइड्रोनियम आयन ऐड किया जाता है तो बफर का वीक एसिड्स OH आयन से रिएक्ट करके पानी या फिर कंजुगेटेड बेस बना लेता है। इसी प्रकार वो OH को न्यूट्रलाइज हो जाती है और पीएच लगभग कांस्टेंट रखता है। इसी प्रोसेस को हम बफरिंग एक्शंस भी कहते हैं। अब आता है हमारा बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी से मीन्स दैट कि बफर सॉल्यूशन की वो कैपेसिटी जिससे पता चले कि बफर कितनी मात्रा में एसिड है या फिर कितनी मात्रा में बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है बिना पीएच के अधिक बदलाव के। जितनी ज़्यादा बफर की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही उसकी बफर कैपेसिटी होगी। बफर कैपेसिटी वीक एसिड और उसके सॉल्ट के रेशियो पे डिपेंड्स करती है। जब बफर के कंपोनेंट्स ख़त्म होने लगते हैं तो उसकी बफर कैपेसिटी भी कम हो जाती है। कुछ फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम है, जैसे ह्यूमंस बॉडी में जो बफर सिस्टम होते हैं वो ब्लड जो बॉडी के फ्लूइड्स के पीएच को मेंटेन करते हैं। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम ब्लड प्लाज्मा का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर बफर है जो पीएच को लगभग 7.35 टू 7.45 बनाए रखने में हेल्प करता है। फॉस्फेट बफर सिस्टम सेल और किडनी के पीएच के रेगुलेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन बफर सिस्टम जैसे एल्बुमिन और प्लाज्मा प्रोटीन हाइड्रोजन आयन को बाइंड करके पीएच को रेगुलेट करता है। हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम रेड ब्लड सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट और ब्लड में पीएच मेंटेन करने का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ द बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो ये है कि बॉडी के पीएच को स्टेबल्स रखना और एंजाइम्स को उसकी ऑप्टिमम पीएच पे काम करने में मदद करता है। ये प्रोटीन को डीनेचुरेशन से बचाता है और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को नॉर्मल्स बनाए रखता है। ब्लड्स के पीएच में हल्का से बदलाव भी जो है वो बहुत हार्मफुल हो सकता है, इसलिए बफर सिस्टम बॉडी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। बफर सॉल्यूशन मेडिसिन की स्टेबिलिटी, वैक्सीन, इंजेक्शन और डायग्नोस्टिक किट में भी यूज़ किया जाता है। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हो, बायोकेमिकल्स एनालिसिस हो या फिर बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में भी इसका यूज़ किया जाता है। रिसर्च या फिर में भी हम कांस्टेंट पीएच मेंटेन करने के लिए बफर का यूज़ करते हैं। अब हम लोग क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। जब ब्लड का पीएच 7.35 से कम हो जाता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडोसिस कहते हैं, जो कि डायबिटीज़, किडनी फेल्योर्स या फिर रिस्पिरेटरी डिजीज़ के
कारण हो सकती है। जब ब्लड्स का पीएच 7.45 से अधिक हो जाए तो इसको हम एल्कोलोसिस कहते हैं। ये एक्सेसिव वॉमिटिंग्स, हाइपर वेंटिलेशंस के कारण हो सकती है। बॉडी का बफर सिस्टम्स, लंग्स और किडनी मिलके इन दोनों कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं और ब्लड्स के नॉर्मल पीएच को बनाए रखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन नहीं, हाँ, हम लोग क्लिनिकल्स इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, बफर सॉल्यूशन का उपयोग हर एक बायोकेमिकल्स लेबोरेटरीज़ में और फार्मा इंडस्ट्रीज़ में, बायोटेक्नोलॉजी, फूड इंडस्ट्रीज़, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़, फ्रेगमेंटेशंस प्रोसेस, सेल कल्चर्स टेक्निक, लंग्स, कहाँ पे हमने क्या कह रहे थे हम कि डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है, रिसर्च इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। इन सभी फील्ड में बफर सॉल्यूशंस रिएक्शंस के लिए एक स्टेबल पीएच इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स करता है जिससे एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो बफर सॉल्यूशन एक वीक एसिड और एक वीक बेस और उसके सॉल्ट से बना होता है। और एसिड या फिर बेस को ऐड होने के बाद पीएच लगभग कांस्टेंट रखता है। ये बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बफर सिस्टम्स के बिना एंजाइम्स की एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म्स और सेलुलर फंक्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगी। इसलिए हम बफर सॉल्यूशन को गार्जियन ऑफ पीएच भी कहा जाता है। देखो, ये थोड़ा समराइजेशन है हमारे बफर सॉल्यूशन का। एक बार हम लोग इसको देखते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में एसिड या फिर थोड़ी मात्रा में बेस ऐड होते हैं। मतलब लगभग दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कंपोनेंट्स क्या होंगे, अगर वीक एसिड है तो उसके साथ सॉल्ट में कंजुगेटेड बेस होगा। अगर वीक बेस है तो उसके साथ सॉल्ट जो है वो कंजुगेटेड एसिड्स का होगा। जब एसिड होगा तो उसके साथ बेस होगा, जब बेस होगा तो उसके साथ हमेशा क्या होगा, एसिड होगा। एसिडिक बफर क्या होता है, वीक एसिड प्लस उसका सॉल्ट मतलब बेस, और पीएच जो होगी वो लगभग 7 से कम होगी, मतलब नियर अबाउट 4 to 6 होगा। अगर बेसिक है तो वो वीक बेस प्लस उसका सॉल्ट होगा जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा होगी, मतलब 8 to 10 होगा। कैसे ये रिएक्शन करता है, मान लो जैसे ही आपने क्या किया, हाइड्रोजन्स आयन, मतलब मान लो किसी एसिड को, मान लो कोई बफर सॉल्यूशन रखा है, अब तुम जान नहीं रहे हो कि वो बफर सॉल्यूशन है, उसमें मान लो आपने क्या किया, उसमें ऐड किया, क्या ऐड किया, उसमें ऐड किया कोई सॉल्ट, एसिड को ऐड किया। तो जैसे ही आप उसमें ऐड करोगे तो जो कंजुगेटेड बेस है वो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारी जो हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाती है और पीएच में कोई चेंजेस नहीं आता है। वहीं पे जब किसी सॉल्यूशन में बेस को ऐड करेंगे तो जो वीक एसिड का सॉल्ट है वो क्या करेगा, उसके साथ रिएक्ट करके OH को रिमूव कर देगा और पीएच क्या हो जाएगी, हमेशा स्टेबल्स रहेगी। कैपेसिटी क्या होती है, देखो बफर की एबिलिटी कितनी मात्रा तक एसिड और बेस को, मान लो कि हमारी एबिलिटी है कि हम कितने अमाउंट्स तक खाना खा सकते हैं, उसी तरह किसी सॉल्यूशन की एबिलिटी क्या है कि वो कितने एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, मतलब उसके कंसंट्रेशन पे, एसिड और सॉल्ट के रेशियो पे, वीक एसिड के पीके पे क्या करती है, ये काम करती है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा बफर कैपेसिटी होगी। कुछ इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम जैसे बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, जो कि ब्लड प्लाज्मा का सबसे इम्पॉर्टेंट बफर है, जो कि हमारे ब्लड्स को 7.35 to 7.4 पे मेंटेन करता है। फॉस्फेट बफर सिस्टम हमारे किडनी ट्यूब्यूल्स और सेल्स पे काम करता है, जो उसके अंदर के इंट्रासेलुलर पीएच को मेंटेन करता है। प्रोटीन बफर सॉल्यूशन, जो कि प्लाज्मा, जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन फिर एल्बुमिन होती है,
उसके पीएच को रेगुलेट्स करता है। हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम आरबीसी में होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट और पीएच को मेंटेन करता है। क्या इंपॉर्टेंट है? ब्लड के पीएच को मेंटेन करना, एंजाइम्स की ऑप्टिमम पीएच को प्रोवाइड्स करना, प्रोटीन की डीनेचुरेशन से बचाना, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स को नॉर्मल्स रखना, मेडिसिन इंजेक्शन या फिर वैक्सीन का यूज़ करना, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। देखो ये क्या है, हमारा पीएच स्केल है। अगर 0 to 7 हुआ, 7 के अंदर 6.9 इट इज़ एसिडिक और 7.1 से लेके 14 तक क्या होता है, एल्कलाइन होता है। अगर 7 रहा तो इट इज़ न्यूट्रल। ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। देखो एसिटिक एसिड बफर जो कि पीएच का 4.6 रखता है, लेबोरेटरी और फार्मा में इसका यूज़ किया जाता है। बाइकार्बोनेट्स 7.35 to 7.45 रखता है ब्लड प्लाज्मा में। फॉस्फेट बफर जो कि यूज़ किया जाता है सेल और किडनी के लिए, और अमोनिया बफर लेबोरेटरी इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। कुछ क्लिनिकल केसेस भी देखेंगे। अगर पीएच 7.45 से क्या हो जाए, कम हो जाए तो क्या हो जाती है, किसकी वजह से होती है, उसकी वजह से एसिडोसिस जैसी कंडीशन, मतलब पीएच 7.35, डायबिटीज़, किडनी फेल्योर, रिस्पिरेटरी डिजीज़, सिम्टम्स नोसिया, हेडेक और कन्फ्यूज़न। और अगर पीएच 7.45 से ज़्यादा हो जाए तो एल्कोलोसिस, एक्सेसिव वॉमिटिंग, हाइपरवेंटिलेशन, एक्सेस बाइकार्बोनेट इंटेक की वजह से होता है, मसल क्रैम्प, टाइटिंग्स और नमनेस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। रिविजन्स करने की बात है कि वीक एसिड या फिर वीक बेस उसके सॉल्ट के साथ मिलके क्या करता है, बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे जिनका नाम है हेडरसन इक्विलिब्रियम। तो हेडरसन इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है जो वीक एसिड और उसके कंजुगेटेड बेस या फिर वीक बेस और उसके कंजुगेटेड एसिड के बीच में स्टेबलाइज्ड है। इस कंसेप्ट को अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम लॉरेंस जोसेफ हेडरसन था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो उन्होंने बताया था कि जब किसी सॉल्यूशन में वीक एसिड या फिर उसके सॉल्ट एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो जाती है जो सॉल्यूशन की पीएच को लगभग कांस्टेंट बनाए रखता है। यही प्रिंसिपल्स आगे चल के हेडरसन-हासेल्स-ब्लैच इक्वेशंस का बेस माना गया था। फिर उसके बाद आगे चल के एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम को उन्होंने दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रिएक्शंस दोनों डायरेक्शंस में चली रहती है। अगर मान लो कोई कोई कंपाउंड्स HA है तो HA के बीच में जो बॉन्ड्स होगा H+A- बनेगा तो ये बैकवर्ड्स में भी होता रहेगा। अब H+A बना तो ये H+A भी मिलके बैकवर्ड्स रिएक्शंस में भी क्या करते रहेंगे, रिएक्शंस को करते रहेंगे। दोनों रिएक्शंस कंटिन्यूअस चलती है, दोनों की स्पीड्स इक्वल हो जाती है और इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड हो जाता है। इसका मतलब रिएक्शंस रुकती नहीं है बल्कि दोनों डायरेक्शंस में इक्वल्स चलती रहती है। कुछ हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जैसे मान लो कोई एक वीक एसिड वाटर्स में कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए तो क्या बनेगा, कुछ न कुछ तो बनेगा ही। उसी तरह मान लो एसिटिक एसिड को जब हम क्या करते हैं, क्या है एसिटिक एसिड, क्या है एक वीक एसिड है, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को निकालेगा, दैट इज़ टू फॉर्म एसिडिक एसिड। इट इज़ एसिडिक इन नेचर्स, और जब इसको हम वाटर्स में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करेगा, ठीक है, और एसीटेट आयन का फॉर्मेशन करेगा। वीक एसिड को सिर्फ छोटा सा पार्ट हाइड्रोजन रिलीज़ करता है, इसी वजह से इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेबलाइज्ड हो जाएगी। जो हेडरसन-हासेल्स-ब्लैच इक्वेशन थी वीक एसिड्स के लिए Ka=H+A-2HA, जिसका नेगेटिव लॉगरिथम जो था pH=pKa+ log ब्रैकेट में सॉल्ट
स्लैश एसिड था और ये इक्वेशंस बफर सॉल्यूशंस को कैलकुलेट्स करने के लिए यूज़ किया गया था, जिसमें यहाँ पे के जो है वो क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, H प्लस क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, A माइनस सॉल्ट आयन कंजुगेशन है और HA जो है वो क्या है, वीक एसिड है। जितना बड़ा होगा, जितना HA, जितना ये जो लाइक दैट ये इक्वेशंस का जितना बड़ा होना उतना एसिड ज़्यादा आयोनाइज्ड होगी, जितना छोटा होगा उतना ही एसिड वीक होगा। हेडरसन के जो लॉगरिथम में जब इसको कन्वर्ट्स किया गया तो pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट स्लैश एसिड, ये इक्वेशन बफर सॉल्यूशन के pH को कैलकुलेट्स करता है। हेडरसन इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेशन का हर एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है। pH सॉल्यूशन की एसिडिटी और एल्कलिटी को बताता है। pKa वीक एसिड और स्ट्रेंथ को बताता है, जिसका pK कम होगा उतना एसिड स्ट्रांग होगी। सॉल्ट और एसिड का रेशियो ये डिसाइड करता है कि बफर एसिडिक होगा या फिर एल्कलाइन होगा। सॉल्ट इक्वल टू एसिड, pK इक्वल टू pHK, बफर सबसे इफ़ेक्टिव होगा। अगर सॉल्ट ज़्यादा है, एसिड कम है तो pH बढ़ेगा, सॉल्यूशन एल्कलाइन साइड्स में जाएगी। अगर सॉल्ट कम, एसिड ज़्यादा होगा तो pH कम होगा, सॉल्यूशन एसिडिक साइड्स में जाएगी। कुछ बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे, जैसे एक रिएक्शन है H2CO3 एरोहेड्स H प्लस H3O3, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट बफर रिएक्शन है जो हमारे pH को 7.35 टू 7.45 रखती है। अगर एसिड बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट उसको न्यूट्रलाइज करेगी, अगर बेस बढ़ेगा तो कार्बोनिल एसिड को रिलीज़ करके वाटर का फॉर्मेशन करेगा। इसी वजह से ब्लड्स का pH स्टेबल्स होता है। फॉस्फेट बफर से जो सिस्टम है ये बेसिकली रिएक्शन H2PO4 के बीच में होता है और इससे H निकलता है और फॉस्फेट बाहर होते हैं। ये सेल और अंदर की किडनी के लिए फॉस्फेट सल्फेट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन बफर सिस्टम्स बेसिकली हमारे प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा प्रोटीन है उसको बाइंड्स करके हाइड्रोजन को रिलीज़ करती है, जिससे एसिड बेस मेंटेन होता है। क्लिनिकल से इम्पॉर्टेंट, ये नॉर्मल pH ऑफ ब्लड्स को और बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करती है। ये एसिडोसिस और एल्कोलोसिस को मेंटेन करती है। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टियल ब्लड गैस ABG रिपोर्ट्स में यूज़ किया जाता है। इसका प्रिपरेशन लेबोरेटरी बफर सिस्टम्स और फार्माको क्यूटिकल रिसर्च और ड्रग्स फॉर्मेशन के लिए किया जाता है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अगर कुछ एडवांटेज है, pH स्टेबल्स होगा, एंजाइम्स एक्टिविटी मेंटेन करेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्रोटेक्ट करेगा, ब्लड्स और प्लाज्मा फ्लूइड को एसिड बेस बैलेंस में मेंटेन करेगा, लेबोरेटरी बफर प्रेजेंटेशंस में यूज़ होगा। कुछ लिमिटेशन है, सिर्फ एसिड सॉल्ट या फिर वीक बेस सॉल्ट सिस्टम में इफ़ेक्टिव होता है। बहुत ज़्यादा एसिड या बेस ऐड करने पर बफर कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। बफर की एफिशिएंसी एसिड और सॉल्ट के रेशियो पे डिपेंड्स करती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेडरसन इक्विलिब्रियम क्या है। वीक एसिड और उसके कंजुगेटेड बेस के बीच में स्टेबलाइज्ड होना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम और pH को स्टेबल्स रखना। हेडरसन है pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट स्लैश एसिड होता है। बफर सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो ले चैटलियस प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप टू आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा जो है इक्विलिब्रियम क्या होता है, हेडरसन इक्विलिब्रियम क्या होती है, इन सब के बारे में आपको पता चला होगा। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट डे विद द नेक्स्ट टॉपिक।